फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस लेक्चर में बेसिकली बात करेंगे एससी एसटी एक्ट के बारे में। इसके संबंध में मैं 2 लेक्चर आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ और यह तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में बेसिकली हमने समरी के बारे में बताया था। मैंने इस लेक्चर का ओवरव्यू आपको दिया था, या कह सकते हैं एससी एसटी एक्ट का ओवरव्यू आपको दिया था, एक समरी आपको दी थी ताकि एक इमेज आपके दिमाग में बन सके, और उस पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। लगभग 26 से 27 हज़ार लोगों ने वह वीडियो देखी है और अनेकों कमेंट आए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इसको एडवांस वे में पढ़ाया जाए इस एक्ट को, और अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को इससे संबंधित जो है मैं आपके सामने रखूं, ताकि अगर आने वाले समय में आपको इसकी ज़रूरत पड़े, या अगर कोई आपके ऊपर इसका दुरुपयोग करके आपको फंसाने का प्रयोग करता है तो उससे आप बच सकें। या कह सकते हैं एक तरीके से आप अपने आप को इस वीडियो लेक्चर के बाद सशक्त महसूस करेंगे। बस मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप जो है इस लेक्चर पर अंत तक बने रहना। बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही समराइज तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से आपको मैं समझाता चलूँगा। इस लेक्चर को हम 2-3 पार्ट में बाँटेंगे, जैसे मेरा एक तरीका रहता है, ताकि आपके दिमाग में जो एक कॉन्सेप्ट की इमेज चले, वो चलती चली जाए और कोई बर्डन ना आए। ठीक है? आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट में मैं नोट प्रोवाइड कर दूँगा। अब हमारे पास जैसे डिजिटल बोर्ड आ चुका है, तो आपको नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस लेक्चर को बेसिकली हम 2-3 पार्ट में लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। देखिए, एससी एसटी एक्ट के बारे में पहले मैं जो चीज़ें आपको बता चुका हूँ, एक बार मैं वो बता देता हूँ। ओवरव्यू या समरी जो हमने पिछले लेक्चर में किया है, यानी एक बार रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ अब तक हमने क्या-क्या किया है। हमने बेसिकली जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने समरी दी थी, और इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने बैकग्राउंड बताया था। और बैकग्राउंड में बेसिकली मैंने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है, इन चीज़ों के बारे में चर्चा की है। हिस्टोरिकल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजन हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, और बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, आर्टिकल हो गए। कह सकते हैं इस एक्ट की पृष्ठभूमि को और इसे संबंधित जितनी कमेटियां बनी हैं उनको एक तरीके से डेप्थ में मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। तो अगर वो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मुझे लगता है आपको वहां जाकर उसको देखना चाहिए। तो बेसिकली अब हम आगे चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3 की, इस एक्ट की। पहले 2 सेक्शन में पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ सेक्शन 3। अब हम सेक्शन 3 को भी 2 भागों में बांटेंगे। सेक्शन 3 में हम पहले देखेंगे सेक्शन 3 का सबसेक्शन ए और सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2। ठीक है? अब सेक्शन 3 के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। बेसिक जानकारी क्या है कि जो सेक्शन 3 है यह बताता है क्राइम्स के बारे में, यानी जो अत्याचार हैं, किस प्रकार के अत्याचारों को किस श्रेणी में रखा जाएगा, उनके लिए कितना दंड दिया जाएगा, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो बेसिकली क्राइम के लिए बताता है, यानी जो एट्रोसिटीज है, जो अत्याचार है, उसके बारे में बताता है। अब इसके संबंध में थोड़ी बेसिक चीजें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इस सेक्शन के संबंध में, या इस एक्ट के संबंध में। जो अपराधों के बारे में बेसिक चीजें हैं, अपराधों के बारे में बेसिक चीज क्या है कि यह जो एक्ट है यह स्ट्रिक्ट क्रिमिनल नेचर का है, यानी यह कठोर दंडिक प्रावधान करता है। और इसमें मिनिमम जो सजा है वो 6 माह की है, और 6 माह की सजा से फिर यह 5 साल तक आगे जाता है। यह एक्ट बेसिकली सामान्यतः। तो इसमें सेक्शन 3(1) में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 6 माह से 5 साल तक की सजा वाले। ठीक है? 6 माह से 5 साल तक की सजा वाली है। मैंने स्ट्रिक्ट नेचर वाला बता दिया, इसको मैं थोड़ा यहाँ से साफ कर देता हूँ। ठीक है? तो इसमें हम पढ़ेंगे 6 माह से 5 साल वाली सजा के बारे में। दूसरी बात जो है, इसमें जो अपराध हैं वे संज्ञेय होंगे, कॉग्निजेंस वाले होंगे, यानी उनके लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होगी। आप पुलिस थाने में जाकर सामान्यतः एफआईआर लिखवा सकते हैं। दूसरी बात है कि वे असमनीय होंगे। असमनीय का मतलब है कि नॉन कंपाउंडेबल होंगे, यानी इनमें समझौता जो है नहीं हो सकता है। इन अपराधों में समझौता नहीं हो सकता है। अगला जो चीज इस चीज का होगा, गैर जमानती होंगे। गैर जमानती का मतलब है कि जो सीआरपीसी का 338 है, एंटीसेप्टरी बेल वाला, वो यहाँ लागू नहीं होगा। इनमें जमानत नहीं मिलती है। जो एफआईआर इन अपराधों के जिस एफआईआर में इन अपराधों का उल्लेख होता है, यानी जो एफआईआर इस एक्ट के अधीन लिखी जाती है, इस एक्ट के अपराधों के अनुसार लिखी जाती है, उसमें जमानत का प्रोविजन नहीं, तो जमानत इसमें नहीं होगा। तो सेक्शन 3(1) के बारे में बेसिकली मैंने बता दिया। अब हम थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, और सेक्शन 3(1) को मैं फिर आगे डिवाइड करता हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए।
ठीक है, दूसरा पेन ले लेता हूँ। सेक्शन 3(1) को आगे डिफाइन करता हूँ। आगे कैसे डिफाइन करता हूँ, जो जो इसमें अपराध हैं सेक्शन 3(1) में डिफाइन किए गए हैं कि कौन कौन से ऐसे करते हैं जिन्हें अपराध माना जाएगा। तो आपको मैं आसानी से समझाने के लिए, माइंड में भूल गया, सॉरी, इसको मैं उंडो कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं आसानी से समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा शरीर से संबंधित अपराध। ठीक है, फिर हम बेसिकली बात करेंगे जो है जमीन से संबंधित अपराध, जमीन से संबंधित। उसके बाद में बात करूंगा कि जो है क्या कह सकते हैं आप, महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में, महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में। और उसके बाद बेसिकली हम बात करेंगे सार्वजनिक स्थानों से संबंधित अपराधों के बारे में। इसके बाद बेसिकली हम बात करेंगे शरीर हो गया, जमीन हो गया, महिलाओं के बारे में हो गया, श्रम के बारे में रहेगा, श्रम से संबंधित अपराधों के बारे में। ठीक है, और ये चीजें हो गया है, शरीर हो गया, सार्वजनिक स्थान हो गए हैं, श्रम हो गए हैं, महिलाएं हो गए, जमीन हो गया है, और सामाजिक आर्थिक अपराधों के बारे में। तो ये बेसिकली अपराध हैं जो इसमें डिफाइन है धारा 3A में। ठीक है, इनमें बेसिकली सभी में प्रोविजन है 6 माह से 5 साल तक, यानी मिनिमम 6 माह की जेल होगी अगर कोई ऐसा अपराध करता है। मिनिमम, उससे कम नहीं हो सकती है, मैक्सिमम 5 साल तक जा सकती है सब सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में। अब हम बेसिकली चलते हैं इसके अपराधों के बारे में। देखिए, अब जो ये चीज मैंने बताई है, एक बार दूसरा पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मुझे लगता है फिर ठीक रहेगा। तो शरीर से संबंधित अपराधों में 2 कैटेगरी आती हैं। नहीं हुआ क्या सिलेक्ट? मानसिक रूप से होगा। ठीक है, एक भौतिक रूप से होगा, एक मानसिक रूप से होगा। अब भौतिक रूप से तात्पर्य क्या है? भौतिक रूप से तात्पर्य है कि शरीर के ऊपर किसी प्रकार का अपराध करना, जैसे किसी SC/ST एक्ट के व्यक्ति को जबरदस्ती उसका मुंडन करवाना, यानी उसके बालों को मुंडवाना। दूसरी बात, उसकी मूछें कटवाना, या कह सकते हैं कि उसके साथ जबरदस्ती करना, उसको किसी व्हीकल से नीचे उतारना। ठीक है, तो ये जनरली क्या होगी, भौतिक रूप से अपराध होगी जो शरीर के विरुद्ध है। क्या क्या मैंने बोला है कि मूछों का एक तो हो गया, मूछे मुंडवाना है, एक बालों का हो गया, या कह सकते हैं कि उसको जूतों की माला पहनाना। ठीक है, या कह सकते हैं कि उसके घुड़सवारी से नीचे उतारना, यानी शादी के समय घुड़सवारी न करने देना, या किसी यान से अगर वो जा रहा है, किसी वाहन से उससे जा रहा है, उसको वहां से हटाना, या कह सकते हैं कि उसको रोकना। तो ये भौतिक रूप से ये अपराध जो है SC/ST एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा करते कोई व्यक्ति करता है तो वह 6 माह की उसको सजा हो सकती है, मैक्सिमम 5 साल तक की हो सकती है। अब मैं जैसे कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति कोई अपराध करता है, ऐसे व्यक्ति से मेरा तात्पर्य है, ये एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, ऐसा व्यक्ति से मेरा तात्पर्य है, एक बार मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। ऐसे व्यक्ति से मेरा तात्पर्य है कि इसमें जो है क्या हो गया, व्यक्ति से तात्पर्य मेरा है कि इसमें जो अपराध हैं वो जनरली SC और ST समुदाय के जो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ये SC/ST समुदाय के व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक दूसरे गांव के SC/ST समुदाय के लोग हैं। अब इनमें कोई झगड़ा हो जाता है आपस में, ठीक है, तो वे इन मान लीजिए ये समुदाय वाले व्यक्ति ए नाम देता हूं, ये B है, यानी जो दूसरे SC/ST वाले B वाले व्यक्ति हैं वो SC/ST वाले व्यक्ति SC/ST के गांव के व्यक्ति को पीट देते हैं। तो अब SC/ST वाले गांव वाले व्यक्ति थाने में जाकर ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी FIR लॉन्च करो। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत FIR जो है SC/ST वाले व्यक्ति तभी लॉन्च करवा सकते हैं जब उनके साथ यह करते किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने किया हो, यानी ऐसे समुदाय के व्यक्तियों ने किया हो जो SC/ST कैटेगरी में नहीं आता है, यानी मान लीजिए वह जनरल कैटेगरी में आता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आता है, OBC में आता है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ SC/ST वाले कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन SC/ST वालों के खिलाफ ही SC/ST वाले कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो जनरली आपको देखना है कि एक्ट किसके विरुद्ध लागू होता है, सिर्फ जनरल के और OBC के वालों के खिलाफ। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा बेसिक बता दिया। तो मान लीजिए अब इनको ये रोकते हैं तो ये थाने में जा सकते हैं, FIR लिखवा सकते हैं और सेक्शन 3(1) में फिर
FIR लॉन्च होगी। तो ये होगी एक अपराध। अब दूसरा अपराध हम मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके स्वर्गीय हैं, कोई बड़े हैं, जैसे मैं मान लीजिए मैं आता हूँ SC ST कैटेगरी से, मेरे स्वर्गीय हैं एक दादाजी मान लीजिए, और वो हमारे समुदाय की पंचायत में जाते थे, उनका अच्छा मान सम्मान था। अब कोई दूसरी कैटेगरी का व्यक्ति आता है, जैसे मैंने आपको समझाया है, वह व्यक्ति आकर जो मेरे स्वर्गीय हैं दादा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में अनाप शनाप कहता है, उनको गाली गलौज करता है, या कह सकते हैं उनका अनादर करता है, तो यह भी एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मानसिक का तात्पर्य क्या है कि अपमान करना किसका, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी आस्था है, या आपके धार्मिक जो विचार हैं उनका अपमान करना, या आपको मानसिक रूप से ठेस पहुंचाना, जैसे जो आपका आत्मसम्मान है, या कह सकते हैं आपके स्वर्गीय हैं जो, उनको किसी प्रकार का अपशब्द कहना, तो ये भी बेसिकली इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ये हो गया बेसिकली शरीर से संबंधित अपराध जो मैंने जनरली बता दी हैं। ये चीजें मैंने इसलिए कैटेगराइज की, ये आपको बेयर एक्ट में या किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पर बहुत ही जटिलता से इनको थोड़ा समझाया गया है, आपको पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जो तरीका मैंने यहाँ पर फॉलो किया है उसमें आपको ये चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं जमीन से संबंधित। जमीन से संबंधित है, देखिए जमीन से संबंधित एक बहुत ही मजेदार बात है। जमीन से संबंधित एक तो जमीन का हस्तांतरण, ठीक है, या जमीन पर कब्जा, या जमीन को जो है गिफ्ट किया जाना, ये तीनों ही कैटेगरी अपराध की श्रेणी में आती हैं। अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई SC ST का व्यक्ति है, वह मान लीजिए कोई SC ST का व्यक्ति है, वह जमीन का हस्तांतरण ऐसे व्यक्ति को कर देता है, जमीन का ट्रांसफर ऐसे व्यक्ति को कर देता है जो जनरल कैटेगरी में आता है, OBC में आता है। ठीक है, और इसके बदले वह उससे पैसे भी लेता है, उसके बावजूद भी यह अपराध की श्रेणी में आता है। इस एक्ट के अनुसार, एक मिनट रुक जाइए, हो नहीं रहा है, जमीन जो है किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को यानी SC ST समुदाय से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। अगर वह की जाती है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। अब कब्जे का मतलब क्या है कि कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति, जैसे वह जनरल का हो गया, OBC का हो गया, जमीन को हथिया लेता है, कब्जा कर लेता है, और जहां पर उसकी जो फसल होती है मान लीजिए उसको उखाड़ कर फेंक देता है, उसके घर होता है उसको तोड़ देता है, तो वह भी अपराध की श्रेणी में आता है। मान लीजिए कोई SC ST का कोई व्यक्ति है, वह गिफ्ट कर देता है अपनी जमीन को जनरल समुदाय के व्यक्ति को या OBC वाले को, तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जमीन के संबंध में मैंने बताई है। अब हम आते हैं महिलाओं से संबंधित अपराध के बारे में। महिलाओं से संबंधित अपराध का मतलब है कि जो SC ST समुदाय की महिलाएं हैं उनके साथ होने वाले अपराध के संदर्भ में, जैसे उनको किसी प्रकार का टच करना, और यह टच जो है सेक्सुअल इंटेंशन वाला है, यह टच क्या है, सेक्सुअल इंटेंशन रखता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी बात है कि यह जो टच किया गया है, जैसे यह जो टच किया गया है, एक बार होने दीजिए इसको, किया गया है, यह सेक्सुअल इंटेंशन से किया गया। अगली बात है कि क्या हो गया, दोबारा ओपन करना पड़ेगा मुझे, मैट्रिक बंद हो गया, कोई नहीं वैसे आ जाएगा वापस। एक तरीके से इसमें महारत हासिल कर पाऊंगा। तो चलिए दोबारा शुरू करते हैं। महिलाओं के संबंध में बोल रहा था कि उनको किसी प्रकार का टच करना, और टच क्या होगा, सेक्सुअल इंटेंशन से करना, तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। या कह सकते हैं उनकी जो समुदाय है SC ST समुदाय, उसकी महिलाओं को किसी प्रकार से प्रताड़ित करना, या कह सकते हैं उनको डायन कहना, या उनको जादू टोने वाली कहना, ऐसी चीजों से उनको संबोधित करना, तो ये भी अपराध की श्रेणी में जनरली आता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये लीजिए, ये मैंने छोटा कर दिया, ठीक है, इसलिए इसका फायदा है एक बोर्ड का। एक बार मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, हो गया। अब देखिए, यानी उनको डायन कहना, जादू टोना वाली कहना, या महिलाओं को
क्या हो गया यार? वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। दोबारा मैं एक बार इसको समराइज करने के लिए ये लीजिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से रिकॉल कर सके चीज़ों को अगर बीच में भूलते हैं तो क्या क्या हो गई महिलाओं से? ये कोई नहीं, चाहे तो मेरा हो सकता है कहीं पर हाथ लग रहा हो, या हो सकता है प्रीव्यू में कोई समस्या आ रही हो। चलो एक बार प्रीव्यू में देख लेते हैं करके। ये मैंने प्रीव्यू इसका कर लिया है, ठीक है, ये हो गया है। अब मैं पेन पर जाता हूँ तो ये चाहे मेरा हाथ लग रहा हो, शेयरिंग पे आ रहा हो, कुछ ऑप्शन ऐसा हो सकता हो रहा हो, कोई नहीं, चलिए देखते हैं शुरू करके। ये वाले सेक्शन को इधर ले आता हूँ। तो महिलाओं से संबंधित अपराध को मैंने 2-3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला क्या था कि उन्हें जो है टच करना सेक्सुअल इंटेंशन के साथ, या उनके शोषण करने के इंटेंशन से उन्हें प्रताड़ित करना। दूसरा है कि उन्हें डायन बुलाना, या कह सकते हैं आप जादू टोने वाली बुलाना। या उसके बाद जो तीसरा आता है, महिलाओं से संबंधित जो भी करते हैं, जैसे उनको जो है जबरदस्ती नंगा घुमाना, या कह सकते हैं उनके कपड़े उतरवाना, ऐसे करते जो हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसके इसे भी जो है अपराध की श्रेणी में माना गया है। अब हम बेसिकली आते हैं सार्वजनिक जो अपराध हैं उनके बारे में। इसके साथ ही एक चीज और, देवदासी प्रथा के लिए महिलाओं को जो है धकेलना। देवदासी प्रथा क्या है? जनरली ऐसी प्रथा होती है जो परिवार की सबसे बड़ी लड़की होती है, उसको प्रोस्टिट्यूशन में जाना होता है। तो ये एक गलत प्रथा है आज के आधुनिक समाज में, आज के आधुनिक सिस्टम में। तो इसके लिए ऐसे कृत्य को अपराध माना गया है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसी किसी लड़की को देवदासी प्रथा में धकेलने के लिए मजबूर करेगा या दबाव डालेगा, तो उसे भी जो है इसमें अपराध की श्रेणी में माना गया है। तो महिलाओं से संबंधित बेसिकली ये अपराध हो गया। अब हम आते हैं सार्वजनिक अपराधों के संबंध में। सार्वजनिक अपराधों से मेरा तात्पर्य है कि जो सार्वजनिक जो आवाजाही है उसमें बाधा डालना। जैसे किसी SC ST समुदाय के व्यक्ति को रास्ते को बंद करना, जैसे उसके घर के बाहर जो रास्ता है उससे उसको उसके रास्ते को बंद करना, या कब्रिस्तान है या जो शमशान घाट है उससे उसको वर्जित करना, वहां पर उसको प्रवेश ना देना। या फिर कह सकते हैं नदी हो गया, सिनेमा हो गया, यानी जो मनोरंजन का स्थान है, स्कूल हो गया, या फिर कह सकते हैं आप हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसे स्थानों पर उनके आवाजाही को वर्जित करना। और जो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं वह SC ST एक्ट के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये हो गया सार्वजनिक अपराधों के संबंध में। अब हम बेसिकली जो अगली एक चीज आते हैं वो आते हैं श्रम के बारे में। श्रम से मेरा तात्पर्य है कि यहाँ पर देखिए, श्रम एक तो होता है बंधुआ मजदूरी, ठीक है, एक होता है बंधुआ मजदूरी, और एक होता है बेगार करवाना, बेगार श्रम करवाना। अब एक होता है फिर कोई SC ST व्यक्ति का अपनी मर्जी से कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसको वह काम नहीं करने देना, व्यवसाय या वृत्ति में रुकावट डालना, रुकावट डालना। अब बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या है कि ऐसी मजदूरी जो विवशता पूर्वक करनी पड़ रही है। यानी जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने कर्जा लिया और बिना कर्जा चुकाए साहूकार का
मर गया, अब उसका बेटा जो है उस कर्जे को चुकाने के लिए मजदूरी कर रहा है उस व्यक्ति के यहाँ, उस साहूकार के यहाँ, तो उसे हम कहेंगे बंधुआ मजदूरी। ठीक है। अब हम बेगार में कहें, बेगार क्या है? बेगार श्रम का अर्थ है कि जिसमें व्यक्ति बिना पारिश्रमिक के श्रम करता है। यानी जैसे कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, इसको कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, यह बिना पारिश्रमिक के श्रम कर रहा है और इससे यह जबरदस्ती करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर फोर्सफुली दबाव बनाया जा रहा है, इसे जबरदस्ती करवाया जाता है, तो होता है बेगार श्रम। अब व्यवसाय वर्ती में रुकावट डालने का मतलब है कि कोई SC/ST एक्ट का, SC/ST समुदाय का व्यक्ति कोई व्यवसाय करना चाहता है, ठीक है, कहीं पर वह रेहड़ी लगा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति उसको अपोज कर रहे हैं काम करने से, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, यानी वह कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। आपने देखा होगा कि कई जगह ऐसा होता है कि कोई दूसरी जो कैटेगरी का व्यक्ति आता है, वह आकर अपना रोब झाड़ना शुरू करता है। वैसी कैटेगरी कोई नहीं होती, कैटेगरी एक ही होती है इंसानियत की। लेकिन जो समाज बटा हुआ है, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, उसमें मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कैटेगरी का व्यक्ति आता है, सवर्ण कैटेगरी का आता है, ठीक है, सवर्ण कैटेगरी का व्यक्ति आकर उसको काम करने से अपोज करता है, और वह जो जिस जगह पर वह खड़ा था वह एक सार्वजनिक प्लेस है, तो वह इस एक्ट के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि यह वह उसके व्यवसाय करने से उसको रोक रहा है। यानी कोई SC/ST व्यक्ति रेहड़ी लगा रहा है कहीं पर, और वह सार्वजनिक प्लेस पर है, और कोई ऐसा व्यक्ति आकर उसको रोक रहा है जिसको ऐसा करने का अधिकार नहीं है, उसको जुरिसडिक्शन नहीं दिया गया है, वो कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो वह SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया व्यवसाय के संबंध में, श्रम के संबंध में मैंने बता दिया है। अब हम आते हैं सामाजिक आर्थिक अपराधों के बारे में। सामाजिक आर्थिक अपराधों से मेरा तात्पर्य है कि ऐसे अपराध को न रखना, SC/ST समुदाय के व्यक्ति को न रखना, उससे उनको बहिष्कृत करना, जैसे यह कहना किसी समुदाय के लोगों द्वारा कि SC/ST के लोगों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, SC/ST लोगों को पानी नहीं दिया जाएगा, जैसे घटना देखने को मिली थी पिछले, जो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए अनेकों साल हो चुके हैं। आर्टिकल 14 हमें यह अधिकार देता है कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई दलित नहीं, कोई सवर्ण नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 14 सबको समान मानता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसका मतलब हमारा समाज अभी भी जो पिछड़ापन है उससे उभर नहीं पाया है, उसमें ही जी रहा है। तो सामाजिक आर्थिक का मैंने बता दिया है कि सामाजिक बहिष्कृत करना, आर्थिक रूप से बहिष्कृत करना, जैसे कहना कि कोई भी व्यक्ति इनके साथ आर्थिक लेन देन नहीं करेगा इस समुदाय का, ये किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी सवर्ण के द्वारा घोषणा करना, तो ये SC/ST एक्ट के अंतर्गत एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये बेसिकली मैंने अपराधों के बारे में बता दी। इन अपराधों में बेसिकली क्या है, 6 माह से 5 साल तक की जेल है, ये संज्ञेय अपराध है, असमनीय है, समझौता नहीं हो सकता, गैर जमानती है, यानी एंटीसेप्टरी बेल का प्रोविजन इनके अंदर नहीं है। तो ये चीजें हो गई हैं। अब बेसिकली हम आते हैं अगली में, धारा 3(2) में, सबसेक्शन 3(2) में, और वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, और इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो सबसेक्शन 3(2) जो है बेसिकली उससे सेव्ड हो जाती, कोई सेटिंग होगी इसकी, लोड हो रही है। ऐसे अपराधों के बारे में, ऐसे व्यवस्था के बारे में जिनमें जनरली सजा 5 साल से ज्यादा है, या सजा इतनी है जितने का वह अपराध है। यानी मान लीजिए कोई हत्या करता है, तो इसमें एक सेक्शन यह भी है IPC से ही है, जो SC/ST एक्ट है ये ओवरराइड करेगा, यानी अध्यारोही करेगा। यानी कोई ऐसी व्यवस्था आती है जिसमें SC/ST एक्ट का भी
प्रोविजन है और उसके बारे में बीएनएस में भी प्रोविजन है, यानी भारतीय न्याय संहिता में। मान लीजिए बीएनएस में सजा दी गई है 10 साल की, इसमें फिर बोला गया है कि उसमें फिर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी अगर वह अपराध SC/ST एक्ट के अंतर्गत भी आता है तो। ठीक है, सेक्शन 3(2) को भी मैं एक समराइज और ऑथेंटिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सेक्शन 3(2) में हमें क्या देखने को मिलता है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके साइड में रख देता हूं ताकि आप इसको मेमोराइज भी करते चलें साथ में। ठीक है, तो सेक्शन 3(2) में क्या देखने को मिलता है हमें, नहीं हुआ था, अब की बार ही पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। पहले लेक्चर में अच्छा चला था, तो मुझे चलाने में समस्या आ रही है। ठीक है, सेक्शन 3(2) में वैसे बता देता हूँ। सेक्शन 3(2) में बेसिकली आते हैं, जैसे कोई मिथ्या साक्ष्य देता है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है। मिथ्या साक्ष्य देने का मतलब है कि वह साक्ष्य दे रहा है लेकिन उसके पास उसका देने का कोई उसका विश्वास करने का कोई रीजन नहीं है, यानी वह सुनी सुनाई बात बोल रहा है, तो उसे बोलते हैं मिथ्या साक्ष्य देना। असली साक्ष्य किसे माना जाता है या ऐसा साक्ष्य किसे माना जाता है जो मिथ्या नहीं होगा, ऐसा उसे ही माना जाएगा जब व्यक्ति को विश्वास करने का कारण हो। यानी अगर मैं बोल रहा हूं और मेरे पास इस बोलने का रीजन है, कारण है, क्यों बोल रहा हूं मैं, उसका मेरे पास एविडेंस है, तो हम उसे कहेंगे वह सही साक्ष्य है। मिथ्या साक्ष्य का मतलब है कि जो बात मैं बोल रहा हूं उसका रीजनेबल या उसका कारण मेरे पास नहीं है। जैसे मैं कहूं कि मैं कल जो है 9 बजे यूट्यूब के ऊपर लाइव था, लेकिन यूट्यूब की हिस्ट्री में जाएं तो यह दर्शाते हैं कि यूट्यूब पर मैं कल लाइव नहीं था। तो यानी जो मैं बात बोल रहा हूँ, जिस बेस पे बोल रहा हूँ, वो बेस मेरा गलत हो, बेस मेरा झूठा है, तो इसलिए जो साक्ष्य मैं दे रहा हूँ वह झूठा है। अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने कल 100 रुपए सोहन को ट्रांसफर किए थे और चूंकि मैंने खुद किए थे तो मैं बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर विश्वास का कारण क्या है कि वो ट्रांजैक्शन जो हो वो विश्वास का कारण है। अगर वो झूठ है तो फिर मेरा साक्ष्य झूठा माना जाएगा, अगर वो ट्रांजैक्शन हुआ है तो फिर मेरा साक्ष्य सही माना जाएगा। अब मिथ्या साक्ष्य के साथ मिथ्या साक्ष्य गढ़ना क्या है, यानी फैब्रिकेट करना क्या है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से तात्पर्य है कि जो मैं साक्ष्य दे रहा हूँ, जो मैं बात बोल रहा हूँ, वह नहीं है, या जिस पर मैं जिस विश्वास के आधार पर मैं बोल रहा हूँ वह विश्वास असल में झूठा है। तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ना का मतलब यह है कि जो साक्ष्य मैंने दिया है उस साक्ष्य के आधार पर, उस झूठे साक्ष्य के आधार पर जो है न्यायालय कोई त्रुटिपूर्ण निर्णय पर पहुंच गया है और न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सजा देती, तो ये हो गया मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, और मिथ्या साक्ष्य देना मैंने बता दिया। अब बेसिकली आते हैं अगली वाली चीज पर। आगे क्या चीज है ये चलिए चलने शुरू हो गया। 3(2) में बेसिकली आते हैं ऐसे अपराध जिनमें जनरली 5 साल से ज्यादा सजा है। एक तो क्या चीज है, 5 साल से ज्यादा सजा है। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर 2-3 कैटेगरी में चीजों को आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में। जैसे मैंने पहला बताया है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, ठीक है, मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, फैब्रिकेट करना। अब देने में और गढ़ने में क्या बेसिकली अंतर है वो भी एक बार समझा देता हूं। मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ने में अंतर है कि फैब्रिकेट करना, इसको फैब्रिकेट बोलते हैं। पर पहुंचे, ठीक है, त्रुटिपूर्ण निर्णय पर पहुंचे तो उसे कहेंगे मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अब कोई सबूत मिटाना, यानी जो साक्ष्य है उसी को ही मिटाना। और जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इस एक्ट के अंतर्गत अपराध किया है, 2 लोग उसके साथ थे, उस अपराधी ने उन 2 लोगों को बोला कि तुम सबूत मिटा देना बाद में। तो जनरली अगर वही व्यक्ति आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध करते, कोई चोरी करते, तो वहां पर जो जिन लोगों ने उस सबूत को मिटाया उनको जनरली 3 से 4 साल की सजा मिलती। लेकिन इसमें बोला गया है SC/ST एक्ट में कि जो साक्ष्य मिटाएंगे, SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो अपराध हैं और उन अपराधों को कर कर कोई सहयोगी है जो उसको साक्ष्य मिटाएगा तो उसको भी वही समान सजा मिलेगी। मान लीजिए इसमें अपराध के लिए सजा दी गई 5 साल, उसके सहयोगी ने साक्ष्य मिटाया तो उसको जो साक्ष्य उसने मिटाया उसको भी 5 साल की सजा मिलेगी। तो साक्ष्य मिटाने के संबंध में इसमें यह अंतर है। अब जैसे मैंने कोई मिथ्या साक्ष्य दिया है,
और उससे जो है किसी SC/ST एक्ट के व्यक्ति को सजा हो गई, दोषसिद्धि हो गई है। मान लीजिए उसको 7 साल की सजा हो गई है, तो मुझे भी 7 साल की सजा होगी अगर बाद में साबित हो जाता है कि मैंने मिथ्या साक्ष्य दिया था। अब यहाँ पर फिर वही आता है कि मान लीजिए कोई SC/ST कैटेगरी का व्यक्ति ही मिथ्या साक्ष्य देता है, तो क्या उसके ऊपर भी ये लागू होगा? नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि यह एक्ट सिर्फ ओबीसी पर और जनरल पर लागू होता है, जनरल के व्यक्ति पर लागू होता है। SC/ST समुदाय के व्यक्ति पर यह एक्ट लागू नहीं होता है। तो मान लीजिए कोई जनरल का व्यक्ति आकर कि आपको आसानी रहे। वो चीज़ें मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो रिस्टोर मुझे करना पड़ेगा। तो मिथ्या साक्ष्य वाला मैंने चीज़ें आपको जनरली बता दी हैं। अब फिर मुझे लगता है अगला लेक्चर ही आपके लिए लेकर आना पड़ेगा। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।